युवा साथियों नमस्कार, आप सभी का हम स्वागत करते हैं मंजिल कार्यक्रम। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हर बार प्रोजेक्ट और हर बार से थोड़ा सा अलग हटकर इसलिए क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि बदलते परिवेश के साथ हर चीज़ अपना रूप बदलती है। इसीलिए आज जो विषय लेकर आए हैं हम आपके लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे बदलते परिवेश में बैंकिंग व्यवस्था को लेकर, और इस विषय पर विस्तार से हमें जानकारी देने वाली हैं आज की हमारी विषय विशेषज्ञ मैनेजर यूको बैंक शिमला श्रीमती विभू गुप्ता जी। विभू गुप्ता, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार दूरदर्शन हिमाचल। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इनवाइटिंग मी एंड आज मैं अपने एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर के बारे में शेयर करूँगी। जी, आपका हम ढेरों स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बैंकिंग क्या है और कितने प्रकार के बैंक हैं जो वर्तमान दौर पर कार्य कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक मेजर बैंक है, एक सबसे बड़ा बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि सारे और बैंकों को कंट्रोल करता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द हेड ऑफ द ऑल द बैंक्स, जो कि रेगुलेट करता है उनकी सारी जो वर्किंग कल्चर है या वर्किंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस सबको वो कंट्रोल करता है जी। साथ में वो करेंसी भी है, करेंसी का जो भी हमारा लेन देन होता है वो सब आरबीआई देखता है जी। तो करेंसी का जो मॉनिटरिंग है वो सब आरबीआई के साथ होता है। उसके बाद फर्दर डिवीजन होता है अदर बैंक्स में जी। जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक है जी, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स में फर्दर आपका प्राइवेट बैंक है, देन पब्लिक सेक्टर बैंक है जी, ये सब। अब आपसे जानना चाहते हैं, जैसे हम बैंकिंग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बदलते परिवेश की हम बात कर रहे हैं, अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम बैंकिंग की कार्यप्रणाली की बात करते हैं कि बैंक किस तरह से कार्य करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैम, बैंकिंग जो है अब पुराने ज़माने की बैंकिंग नहीं रहा जी। अब बैंक का जो स्कोप है बहुत वास्ट हो चुका है जी। अब बैंकिंग चेंज हो चुका है। जैसे पहले आपको लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता था, कैश काउंटर के बाहर आप खड़े रहते थे, एक पासबुक प्रिंट करवाने के लिए भी आपको घंटों वेट करना पड़ता था। लेकिन अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, अब स्पेशली ऑनलाइन हो चुका है। हर चीज़ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से चलती है हमारे बैंक्स में। जैसे अगर मैं अपने बैंक की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की वजह से, और आजकल का जो यूथ है, जो कि मैं बोल सकती हूँ कि हमारी जो एवरेज एज है बैंक्स में वो 30 to 35 ईयर्स की है जी जी। तो जो यूथ है वो सारा यूथ आजकल बैंक्स में जो भी वर्क कर रहा है, तो यूथ इतना एफिशिएंट है और हर काम को बड़ी इजीली एनालाइज करता है और बहुत अच्छे से करता है पूरा जी। अब आपसे जानना चाहते हैं, ये तो आपने बताया कि किस तरह की कार्यप्रणाली बैंक द्वारा निभाई जाती है, की जाती है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं बहुत आकर्षित होते हैं बैंक की तरफ को, लेकिन स्कोप क्या रहते हैं, कितना स्कोप है, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बताएं। जो युवा है, युवाओं के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप अपने मन में कोई भी आशंका ना रखिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी फील्ड से हम बैंक में आ सकते हैं। बैंकिंग से जुड़ने के लिए आपको बेसिक एक ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे एक IBPS है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्ज़ाम भर सकते हैं। जैसे क्लर्क की पोस्ट होती है, फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो उसके माध्यम से वो एग्ज़ाम्स को भर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है एक, और एक आपका मेन एग्जामिनेशन होता है। तो जब आपका प्री क्लियर होगा तो फिर आप मेन के लिए जाएंगे। मेन के बाद आपका एक इंटरव्यू बोर्ड बैठता है जी। और इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन के बाद आप बैंक में आ जाते हैं जी। और बैंकिंग में मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करने को मिलती है, आपकी स्किल्स की इन्हेंसमेंट होती है। अगर आप बेसिक ग्रेजुएट हैं, किसी भी फील्ड से आए हैं, लेकिन बैंक में आपका काम ज़रूर होगा। बैंक में आपको आते ही ट्रेनिंग स्किल्स इन्हेंसमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है जी। आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन होती है, स्पेसिफिक पेपर्स होते हैं जैसे हमारे IIBF के थ्रू कंडक्ट होते हैं, वो आप दे सकते हैं। जैसे कि आपके हम बोलते हैं JIB जूनियर एक प्रोग्राम होता है, देन CIB होता है रिलेटेड टू योर अकाउंटेंसी, बैंकिंग में क्या क्या आपके रिस्क है, रिस्क से रिलेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सब कुछ। मतलब ये सारी चीज़ों को करने के बाद आप बैंक में रह सकते हैं और आगे ग्रोथ भी बहुत है, करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। तो ये को आना चाहिए बैंक में जी। ये आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या स्कोप है, किस तरह से हम अपने आप को भी अपने लिए ग्रोथ का एक रास्ता जो है वो अपने लिए तलाश सकते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं, आपने बताया कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी एक युवा इसके अंदर एंटर हो सकता है, लेकिन और भी क्या दूसरे कुछ तरीके हैं, कोई कोर्सेज हैं जिसके ज़रिए यहाँ पे आ सकते हैं? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है कि कोई हमारा जो युवा है वो ग्रामीण क्षेत्र से है और खुद से ही पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या सेल्फ स्टडी काफ़ी होती है या उसको कोचिंग लेने की भी ज़रूरत रहती है?
जी मैम, पहले मैं बताऊंगी कि कैसे वो और तरीके हैं जहाँ से वो बैंकिंग में एंटर कर सकते हैं। जी जी। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप आ सकते हैं, इनरोलमेंट करवा सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन होती हैं बच्चों के लिए। उसके बाद इसमें एज ग्रुप रहता है 20 to 28 ईयर्स। जैसे कि क्लर्क की पोस्ट को अगर आपने नेशनलाइज बैंक में आना है तो 20 to 28 ईयर्स के बीच में जो भी युवा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो क्लरिकल की पोस्ट के लिए। जी। फिर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि आपका असिस्टेंट मैनेजर जिसको हम कहते हैं सहायक प्रबंधक, जी, उसकी पोस्ट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 20 to 30 ईयर्स के बीच का एज ग्रुप होता है। जी, वो लोग आ सकते हैं। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि ग्रेजुएशन बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन रहेगा। उसके अलावा आप के पास और भी ऑप्शंस है, जैसे कि अगर आप किसी स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हैं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट्स भी होती हैं। तो प्राइवेट बैंक्स भी हायर करते हैं आपको। नेशनलाइज बैंक्स का तो मैंने आपको बताया कि टेस्ट होता है। तो प्राइवेट बैंक्स के लिए आपको डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट से हायरिंग भी होती है। फिर डिपेंड करता है, अगर आपने जैसे MBA का प्रोफेशनल कोर्स किया है, मैनेजमेंट में करते हैं, तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स है, जैसे मार्केटिंग है, IT प्रोफेशनल्स है, अलग अलग सेगमेंट्स है जहाँ पे स्पेशलाइज ऑफिसर्स की भी बैंक में पोस्ट होती है। जी। तो उसके थ्रू भी हो सकता है और एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी हो सकता है। जी। और एक और ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप, मैंने बताया कि एक इंस्टीट्यूट है जो कोर्सेज करवाता है बैंकिंग में, तो अगर आप उस इंस्टीट्यूट के थ्रू एक कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स है डिप्लोमा का, वो भी करते हैं, तो भी आपके पास एक ऑप्शन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आने के लिए। कई बैंक डायरेक्टली भी हायर करते हैं। जी। तो आप उनमें भी जा सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हमारे जो युवा हैं वो अगर बैंक में जाना चाहते हैं तो वो आसानी से जा सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बैंकिंग एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है अपने करियर को बनाने के लिए, चमकाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ में ये भी माना जाता है कि बैंक में काम करना बहुत ही टफ रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि ये कितना सच है और इसमें क्या कुछ और आप जोड़ना चाहती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बैंक में मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल बेफिक्र थी। मुझे लगता था कि हाँ, हो सकता है शायद मैं मैनेजमेंट करूँगी। मैनेजमेंट बाद मैं कॉमर्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैंने सोचा था मैं मैनेजमेंट करूँगी, MBA करूँगी, उसके बाद मैं शायद कोई प्राइवेट जॉब कर लूँगी या फिर कोई भी जॉब कर लूँगी। मेरा एम पहले सेट नहीं था। इनिशियली मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है, लेकिन जब मैंने लोगों को देखा कि वो कितने अवेयर हैं और जब देखा कि लोगों को पता है कि बैंकिंग में भी एक ऑप्शन है, डायरेक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर आप लग सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप पहले से ही हायर लेवल के लिए तैयारी कीजिए ताकि आपके जो लोअर लेवल्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने उसके बाद कोचिंग लेना शुरू की। जब मैंने कोचिंग ली तो मैंने उससे जितना भी नॉलेज गेन किया, उसके बाद प्रैक्टिस किया। सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप के लिए टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लो सारा टाइम, आपको थोड़ा सा अपना स्पेस भी देना पड़ता है। आप साथ में अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद मैंने एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला। तो मुझे बहुत निराशा हुई कि मुझे लगा कि शायद मैं फेल हो चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट नहीं, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और उसके बाद मैंने दोबारा से प्रैक्टिस किया, 1 साल मैंने ड्रॉप किया, उसके बाद मैंने बैंक का एग्ज़ाम निकाला। तो उस टाइम तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं बैंक में आई हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नौकरी करने का एहसास क्या होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ और बात होती है, जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। और उन जिम्मेदारियों में शुरू में तो मैंने बहुत गलतियां भी की, पर उन गलतियों से मैंने बहुत सीखा। मुझे बहुत अलग अलग लोग, अलग अलग सबॉर्डिनेट्स, अलग अलग मेरे जो सीनियर्स हैं वो मिले जिन्होंने मुझे हर लेवल पे गाइड किया, और उनकी गाइडेंस की मदद से मैं आगे पहुंची। उसके बाद मैंने प्रमोशंस ली। तो ऐसे ही इन स्टेप्स को फॉलो करके ही मैं आगे पहुंची हूँ। और स्ट्रेस की बात रही तो स्ट्रेस होता ज़रूर है। अब आपको पता है कि नेशनलाइज बैंक्स में या कोई भी बैंक है, हर जगह टारगेट्स बेस्ड हैं, हर जगह टारगेट सेट हैं। अगर टारगेट्स हैं तो मुझे पता है कि मुझे हर मंथ के एंड पे ये टारगेट अचीव करना है। मेरा इतना टारगेट है, क्योंकि मेरे जो बैंक का प्रॉफिट है वो मेरे टारगेट अचीवमेंट से, मेरे इनकम जनरेशन पे बेस्ड है सारा। तो मुझे काम करना है। अब स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि हर स्ट्रेस को आप पॉजिटिव वे में देखिए। स्ट्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
और स्ट्रेस नहीं होगा तो हम बहुत ही रिलैक्स रहेंगे, बहुत ही लिबरल रहेंगे, सोचेंगे होता रहेगा काम, देखा जाएगा जो भी होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे युवा साथियों को आप ये बताना चाहती हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस होता है, आपको किसी चीज़ को लेकर अगर परेशानी हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप समाधान की ओर ज़रूर आगे बढ़ेंगे और उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपका काम करने का तरीका है उसमें सुधार ज़रूर होगा। अब आपसे जानना चाहते हैं, अगर हमारे युवा साथी बैंक में आना चाहते हैं तो किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं, क्या उचित तरीका रहता है? सबसे पहले जैसे मैंने मैम पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन सिर्फ एक बेसिक तरीका, आपको एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई भी फील्ड ले लो, आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, आप साइंस से ले लो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ जाओ, IT बैकग्राउंड से आ जाओ, हिंदी में आ जाओ, आर्ट्स में आ जाओ, किसी भी स्पेशलाइज फील्ड में आ जाओ। बैंकिंग में आने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। ना सिर्फ आप एक जनरलिस्ट ऑफिसर लगेंगे, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि IT प्रोफेशनल्स हमारे बैंक में हैं, क्योंकि देखा जाए हमारा सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन जो हम बेसिकली सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी सिस्टम्स में डले हुए हैं, लेकिन हमें काम करने के लिए हार्डवेयर के साथ रोज फाइट करना पड़ता है। कभी हमारा माउस नहीं चलता, कभी हमारा कीबोर्ड नहीं चल पाता, या कभी हमारी कनेक्टिविटी के इश्यूज रहते हैं। तो बेसिक चीज़ें पूरे करने के लिए आपको हर फील्ड की नॉलेज ज़रूरी है। तो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो जिसने बैंक में आना है, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, क्योंकि उसमें आने के बाद उसकी सॉफ्ट स्किल्स की एनहांसमेंट होगी। सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है। बैंक में एक बेसिक फैक्टर है कि कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आपका कस्टमर आपके साथ है, अगर आप कस्टमर को डील कर रहे हैं, रोज़ हमारी पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग के लिए हमें उनके साथ वार्तालाप करना पड़ता है हमें, और हम पास तब होते हैं जब हमारा काम जो वो हमें बताने की कोशिश करते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है और जब उसके बाद वो फीडबैक देते हैं कि उनको कैसा लगा, तो वो हमारे लिए अप्रिसिएशन होता है, रिवॉर्ड होता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, सबसे पहले उनको ग्रेजुएशन के बाद अपने स्किल एनहांसमेंट पे फोकस करना चाहिए, एग्ज़ाम्स देने चाहिए, या फिर जैसे मैंने और प्रोसीजर्स बताए थे कि वो भी स्टेप्स हैं जहाँ से आप बैंकिंग में आ सकते हो, और साथ में बैंक के एग्ज़ाम्स देते रहो और तैयारी करते रहो, कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, अगर उनको बैंक में आना है तो उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी शार्प करना होगा, और अपनी जो उनकी स्टडी करने का तरीका है उसको भी सुधारना होगा, और ग्रेजुएशन के बाद सोचना होगा, फोकस करना होगा कि उनको कहाँ जाना है। अब आपसे जानना चाहते हैं कि बैंक में आप जॉब करती हैं, बहुत सी चुनौतियों का सामना हर रोज़ आपको करना होता होगा, वो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो एक बैंकर हर रोज़ फेस करता है? मैम, बैंक मेरे लिए एक तरह से मेरी शॉप है जी। मतलब आप समझिए कि मैं बिजनेस कर रही हूँ जी। हर कोई बिजनेस कर रहा है, हर कोई इनकम के लिए काम करता है, इनकम जनरेशन के लिए। तो मेरे बैंक की इनकम मेरी इनकम है, अगर मेरे बैंक की इनकम नहीं होगी तो मेरी भी इनकम नहीं हो पाएगी। तो एक तरह से मुझे देखा जाए तो मुझे हर रोज़ फाइट करनी पड़ती है, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, कस्टमर एक्वायरिंग भी बहुत ज़रूरी है और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं नए कस्टमर जोड़ूंगी अपने साथ, एक कस्टमर का काम करूंगी तो आगे जाकर 3 कस्टमर्स को बताएगा कि हमें इस बैंक से ये अच्छा लगा है, या हमें सुविधाएं मिली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं भी कन्विंस हो पाते। तो शाम को जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज मैंने अपने दिन के 2 घंटे 2 आवर्स मैंने इसमें वेस्ट भी नहीं मैं बोल सकती, पर मुझे वो लगता है कि मैं इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो ये चीज़ हमें बहुत सी चुनौतियाँ ऐसी आती है कि हमें कस्टमर का ग्रीवेंसेस जो हैंडल करने पड़ते हैं, कभी कभी हम नहीं भी सेटिस्फाई कर पाते उनको। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है। अगर हम भी उनके साथ बहस करने लग जाएंगे, हम भी उनके साथ लड़ने लग जाएंगे, तो फिर इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा जी। तो हमें एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर मैं सिर्फ काम कर रही हूँ और कस्टमर मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनसे बात ही नहीं कर रही, तो मेरा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जी। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, और साथ में जो मैंने बताया कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है जी। सबसे जो बेसिक चीज़ है। सेकंड, मुझे लगता है कि बैंकिंग का बहुत चेंज हो चुकी है। पहले बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग थी, अब मॉडर्न बैंकिंग है। अब मॉडर्न में आपका डिजिटलाइजेशन हो गया जी। अब इसके फ़ायदे भी बहुत हैं जी। अब जैसे मेरे पास पॉकेट में ही बैंक है जी, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ बैंक जाता है जी, जस्ट बिकॉज क्योंकि
हमारे पास माध्यम बहुत बढ़ गए हैं, स्कोप बहुत बढ़ गया है। या तो मैं इंटरनेट बैंकिंग ले लूंगी या मैं मोबाइल बैंकिंग अपने मोबाइल पे बैंकिंग करूंगी। तो घर बैठे बैठे मेरे पास अब ये सुविधा है कि मैं कहीं भी कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकती हूँ, मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, बिजली का बिल पे कर सकती हूँ, बहुत सारे लेन देन, आप बहुत सारे काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है जी। सेकेंड चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो यही थी कि विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है जी। और अगर हम विजिलेंट ही नहीं होंगे जी कि कोई काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, या कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उसी वक्त देखना पड़ता है जी। आपसे यही हम नेक्स्ट जानना चाह रहे थे, अगला हमारा यही क्वेश्चन आपसे था कि आज जो हमारा लेन देन है वो सारा का सारा हम फ़ोन के ज़रिए करते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके कारण बहुत सारे नुकसान भी जो ग्राहक है उसको उठाने पड़ते हैं। तो उन नुकसानों को उठाने से बचने के लिए उसको क्या कुछ करना चाहिए, क्या सावधानियाँ उसको बरतना बेहद ज़रूरी रहता है, वो आपके ज़रिए हम जानना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ मैं कि एक सावधानी ये है कि अगर हम डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब अगर हमें सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल के थ्रू कोई पेमेंट्स कर रहे हैं या किसी मोबाइल एप्लीकेशन बैंक की यूज़ करते हैं जी, तो आप हमेशा किसी भी अनऑथोराइज मेल्स पे क्लिक ना करें। मोबाइल पे आ रही है अनऑथोराइज्ड कोई भी अननोन सोर्सेज से आया हुआ मैसेज या मैसेज में आए हुए कि आपको लॉटरी लगी है, आपका इंश्योरेंस रिन्यू होना है या आपका इनकम टैक्स का रिफंड आना है, उसके लिए आप क्लिक, तो अननोन लिंक्स पे कभी भी क्लिक ना करें जी। अपने पासवर्ड्स को मोबाइल में कभी भी सेव ना करें जी। या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है जी, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे कार्ड्स की डिटेल सेव हो जाती है। तो जैसे आपका एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है जी, आप कभी भी अपनी एटीएम कार्ड की डिटेल शेयर ना करें जी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं, आप ज़रूर देखें कि आपके पीछे कोई खड़ा तो नहीं है। एटीएम मशीन में कहीं पे भी कोई चिप या ऐसे कोई डिवाइस ना लगा हो जहाँ से आपकी डिटेल्स ट्रैक हो रही हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और साथ में जैसे अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिसीट निकलती है, वो रिसीट आप उसको प्रॉपर तरीके से फाड़ कर डिस्ट्रॉय कर फेंकिए जी, वहाँ मशीन में नहीं लगी होनी चाहिए। कार्ड अपना मशीन में मत भूलिए, अपने एटीएम कार्ड के पीछे कभी भी पिन नंबर ना लिखिए जी, ठीक है। आपको कभी भी कॉल आता है, जैसे किसी का भी अननोन पर्सन का फोन आता है और वो कहते हैं कि बैंक को आपके कार्ड डिटेल्स चाहिए, बैंक कभी भी आपका कोई भी डिटेल नहीं मांगता, बैंक के पास सब कुछ होता है। तो कभी भी आपको अननोन कॉलर से कॉल आए कि मैडम आपके बैंक में आधार कार्ड की ज़रूरत है, या फिर मैडम आप अपना नंबर बदलवा लीजिए, या फिर आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, हम उसको रिन्यू कर देते हैं, तो आप हमेशा पहले जेन्युइन सोर्स से, मतलब कि अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कीजिए जी, क्या वो सही है या गलत है। और कभी भी आप वहाँ पर उनको डिटेल्स मत शेयर कीजिए जी। बहुत सारी बातें बड़े ही विस्तार से आपने बताई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे युवा साथियों को इन सारी बातों का ज्ञान भी होगा और आप इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करते होंगे, क्योंकि तकनीकी में सुधार होता है हमारी सुविधा के लिए, हमारे जीवन यापन को आसानी से बनाने के लिए, लेकिन बहुत सी सावधानियां बरतना ऐसे समय में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि बैंक बहुत सारी सुविधाएँ देता है, आम जन की सुविधा के लिए, उसकी आसानी के लिए बहुत सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आम जन हैं वो लाभ उठा सकते हैं बैंक से? अभी मैम, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले कुछ ना कुछ योजनाएं शुरू हुई हैं जी। तो सरकार की कुछ स्कीम्स थी जो कि हम बैंकों ने, जितने भी बैंक थे, सब ने इम्प्लीमेंट किया जी, और वो बहुत ही सफल रही जी। बहुत अच्छा उसका जो आउटकम रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा जी। जैसे कि कुछ स्कीम्स है, मैं बताना चाहूँगी। जैसे बच्चों के लिए सबसे पहले, एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक के लिए 90 ईयर्स तक के हमारे कस्टमर के लिए स्कीम्स होती हैं। तो छोटा बच्चा चाहे वो 0 ईयर्स के, आप उसके लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे वो बड़ा है या बच्चा है, आप उसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट खाता खोल सकते हैं। वो 15 ईयर्स तक के लिए एक अकाउंट रहता है, उसमें आप डिपॉजिट करते रहें और गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट देती है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है जो 15 साल के लिए फिक्स रहता है। तो उसमें से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं निकाल सकते 15 साल तक। सेकंड, आपका जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, आपने सुना होगा, जैसे लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये होना चाहिए। ये स्कीम ऐसी है कि अगर आपकी लड़की 10 साल से नीचे है परिवार में, आप उसके नाम से, 2 लड़कियों के नाम से आप ये स्कीम एनरोल करवा सकते हैं। तो कोई भी पेरेंट है, अपने बच्चों के लिए सेविंग करे थोड़ा,
और वो करके आप अपने बच्चे के लिए वो अकाउंट खुलवाइए, ज़रूर खुलवाएं जी। और 14 ईयर्स तक आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, 21 ईयर्स में उसकी मैच्योरिटी होगी जी। तो ये भी तब काम आएंगे जब उसी बेटी को पढ़ाएंगे, आगे उसकी एजुकेशन में, मैरिज में या कोई भी एक्सपेंस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं या जैसे स्कीम्स आई हैं, जैसे अटल पेंशन योजना आई है जी। अटल पेंशन योजना में आपको हर मासिक कुछ राशि देनी पड़ेगी जो कि आपके अकाउंट से कटेगा जी। वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप 18 साल के हैं अभी, जी। तो आपको 60 वर्ष तक आपके अकाउंट से 100-150 या मतलब आप रख लो, अगर आपको 1000 की पेंशन चाहिए जी। तो 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन राशि है उसमें फिक्स्ड। जी। तो मान लो अगर आपको 1000 की पेंशन चाहिए हर महीने जी। तो आपके अकाउंट से लगभग 50-60 रुपए कटेंगे अगर कोई 18 साल का व्यक्ति है जी। और ये सिर्फ 18 से 40 वर्ष के लोगों तक की हो सकती है जी। तो अगर इतने रुपए देंगे वो तो उनको 1000 रुपये मिनिमम गारंटी जो पेंशन हो मिलेगी ही मिलेगी 60 साल के बाद। अगर वो नहीं होते तो आगे उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। जी। जी। तो ये स्कीम भी है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है और जो कि हम लोग भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन स्कीम से एक तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है प्लस हमारी इकोनॉमी भी डेवलपमेंट हो रही है। जी। तो आपकी तमाम बातों से मुझे ये लग रहा है कि बैंकिंग जो क्षेत्र है वो ना केवल आम जन के लिए सुविधा प्रदान करता है बल्कि साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी एक आकर्षक फील्ड है, आकर्षक क्षेत्र है। तो एक बार चलते चलते फिर से आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारे गाँव का युवा है, जो ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखता है, संबंध रखता है, जो जिसकी जो परवरिश है वो बिल्कुल साधारण से परिवार में हुई है और शिक्षा भी उसने साधारण सी प्राप्त की है, उसको जब वो बड़ी बड़ी जॉब्स के बारे में सोचता है, बड़ी बड़ी फील्ड्स के बारे में सोचता है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमतर आंकता है शहर में पले बड़े युवा से। तो उसको किस तरह से तैयारी के लिए उचित तरीका अपनाना चाहिए, इस पर हम आपसे विस्तार से जानकारी चाहते हैं। कोई भी जो जॉब है मैं बताना चाहती हूँ कि वो छोटी या बड़ी नहीं होती जी। हर काम का अपना ही तजुर्बा है और हर काम होता है। जी। अब जैसे आपने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, वो उसके लिए भी जो हम जैसे बैंक की बात करें तो हम एक वित्तीय साक्षरता अभियान करते हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें हम गाइड करते हैं कि कैसे पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। वैसे ही बच्चों के लिए भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई स्कीम्स ऐसी हैं या जैसे कि अगर वो घर पर पढ़ते हैं तो वो घर पर पढ़ाई करके आजकल इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल है। इंटरनेट से आप हेल्प लीजिए। जैसे बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया है जहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं और खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग जिनको अभी जिनके पास इतने इनकम नहीं है, साधन नहीं है कि वो कहीं जाके कोचिंग ले, वो ये सब के थ्रू भी, इन सब चीज़ों के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं और वो आगे आ सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस वो खुद करेंगे, जितना टाइम वो अपने को देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो ज़रूर आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। जी, बहुत अच्छी से और बहुत विस्तार से आपने ये जानकारी दी। अब आपसे जानना चाहते हैं कि कई बार क्या हो जाता है कि हमारे एटीएम से या हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं किसी और के ज़रिए, मतलब वही जो हमने सावधानियां नहीं बरती। तो ऐसे में एक ग्राहक को क्या करना चाहिए? मैम, ग्राहक को सबसे पहले सतर्क होना चाहिए जी, जागरूक होना चाहिए जी, कि मेरे पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, मेरा मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में फीडेड है या नहीं, जी, मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है या नहीं, जी, और मेरी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। जी, अगर आप अपना CVV नंबर, कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर, अगर आप CVV नंबर या अपना ATM पिन या फिर अपना कोई भी बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स शेयर करते हैं किसी के भी साथ, खास करके आजकल अपने फ्रॉडुलेंट, जैसे पहले भी उन्होंने बताया कि मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो कभी कभी वो कहते हैं आप OTP शेयर कीजिए। जी, आपको पता है कि पहले तो सिर्फ पर्स चोरी होता था तो थोड़ा सा कैश निकलता था, तो आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़ा होता है, तो वो सेकेंड्स में चला जाता है। जी, और इतने ज़्यादा आजकल सिक्योरिटी स्कैम, साइबर सिक्योरिटी के स्कैम्स हो रहे हैं, तो वो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। जी, इतने विस्तार से आपने जानकारी दी और आज के कार्यक्रम से आप जुड़े, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। युवा साथियों, आज का हमारा विषय था बदलते परिवेश में बैंकिंग व्यवस्था, और इस पर विस्तार से जानकारी दी यूको बैंक के मैनेजर श्रीमती विभू गुप्ता जी ने, और उम्मीद करते हैं कि उनकी जानकारी से न केवल आप बैंकिंग के क्षेत्र में अपना उज्जवल करियर बना सकते हैं, बल्कि जो उन्होंने सावधानियां बरती उससे ज़रूर आप स्वयं भी और अपने आसपास को भी सुरक्षित रखेंगे, उनको जीवन में अपनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।